तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो डे स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 348 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग का सामना एक ऑटोमन रेस के बंदे से हो गया होता है। उसके पास जो स्कैनर होती है वो लू फेंग से ज़्यादा एडवांस होते हैं। लू फेंग उसके लोकेशन के बारे में भी नहीं पता लगा पा रहा होता है। या फिर हमें सीन चेंज कर सीवी का को दिखाया जाता है, जो कि अपने कंट्रोल रूम से बड़े इंटरेस्ट के साथ देख रहा होता है। और वो कहता है कि छोटे बच्चे तुम भागने की कोशिश कर रहे हो। और वो कहता है कि एक ह्यूमन सेक्टर लॉर्ड का बंदा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेन कंटेंट में आ जा, ये तो सच में मजाक की बात है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो लू फेंग से मिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर होता है। जब लू फेंग वहां से भागने की कोशिश करता है तो ऑर्डर करता है अटैक करने को। अब वो नाइन शिप होता है जो अपने जितने भी पार्ट्स होते हैं वहां पे हमें दिखाया जाता है कि उनमें से कई सारे केबिन्स निकलते हैं। और दिखाया जाता है कि वहां पे जैसा लोकल्स का झुंड आता है, जैसे कि आप लोग समझ सकते हो कि वो फ्लाइंग टाइप के कीड़े होते हैं ना, उसी तरह से बहुत सारे ब्लैक ऑटोमन पपेट्स निकलते हैं जो कि लाइटनिंग की तरह फास्ट होते हैं। और दिखाया जाता है कि नाइन शिप में से सेमेंटलेसली बैक पपेट्स निकल रहे होते हैं। और यहाँ पे ये थियोरेटिकली देखा जाता है सभी नाइन शिप 1800 मीटर लंबे होते हैं और इन सब में भी इंजन लगे हुए थे। देखा जाए तो यहाँ पे उतने पपेट्स नहीं फिट किए जा सकते, लेकिन इसमें से बहुत सारे पपेट्स निकलते हैं। एक ही ब्लिंक ऑफ आई में हमें दिखाया जाता है कि मिलियन ब्लैक पपेट्स निकल जाते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया था लू फेंग को, जो कि उनकी तरफ देखकर स्टन हो जाता है कि क्या 9 मिलियन। अब 9 शिप्स थे तो यहाँ पे हर में से एक एक मिलियन निकल रहे थे। लू फेंग उन सब देखता है जहाँ पे काउंटलेस ब्लैक पपेट्स हो रहे होते हैं। अभी सारे पपेट्स 10 मीटर लंबे होते हैं, कंप्लीटली ब्लैक होते हैं। अब लू फेंग कितना तो 1.67 होगा लंबा, लेकिन यहाँ पे 10 मीटर लू फेंग से भी यहाँ पे 7 टाइम ज्यादा बड़ा हो जाता है। और सबके पास एक्सिस ब्लेड्स और यहाँ पे कई सारे वेपन्स भी होते हैं। यहाँ पे हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि आखिर ये गाय आया कहाँ से, ये तो बहुत ज्यादा हो गया है। 9 मिलियन F9 ग्रेड पपेट्स, यहाँ पे ये सभी F9 ग्रेड पपेट्स ब्लैक स्वान एसेंस से बने हुए हैं। अगर इसके कोस्ट की बात करें तो यहाँ पे इन सब को एक में बनाने के लिए भी कम से कम 10 मिक्स्ड एलिमेंट्स की जरूरत होगी। और 9 मिलियन मतलब 90 मिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स की जितना देखा जाए इतना ज़्यादा पैसा यहाँ पे सिर्फ सी ऑफ पेपर्स को बनाने के लिए, तो इससे बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। और यहाँ पे लू फेंग क्या था कि आखिर ये बंदा आया कहाँ से, जो कि यहाँ पे 90 मिलियन पेपर्स को कर लिया है। इन सबको इतने अच्छे से कंट्रोल कर पाना, नॉर्मली देखा जाए तो यहाँ पे 1 मिलियन लिमिट होता है और यहाँ पे कोई भी कह सकता है कि बाकी सब वेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पे 9 मिलियन को एक साथ कंट्रोल कर पाना लू फेंग भी हैरान हो गया होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहां से मिलियंस ऑफ लाइट लू फेंग की तरफ आते हैं। यहाँ पे वो सभी लाइट 100 मीटर डायमीटर पिलर के जैसे होते हैं। लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि बीस्ट गॉड सेल से उसको डॉज करता है, उसको रोकता है। और दिखाया जाता है वहां से कई सारे अटैक पे अटैक आ रहे होते हैं। नाइन से जो अपने एनर्जी को गैदर करते हैं वो भी अटैक करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे लू फेंग पे हर बार अटैक हो रहा होता है, लू फेंग कितना भी फास्ट क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पे इतने 9 मिलियन के सामने लू फेंग क्या ही करेगा। लू फेंग भी इन सबको डॉज नहीं कर पा रहा होता है। और यहाँ पे दिखाया जाता है लू फेंग अभी सिर्फ अपने बीस्ट गॉड सेल और सोलर आर्मर को यूज कर रहा था इनसाइड टेरिफाइंग अटैक को ब्लॉक करने में और डिफेंड करने में। लू फेंग इनिशियली अपने मूवमेंट टेक्निक को अनलीज करता है जो कि उन साइड की तरफ पड़ता है, उन पपेट्स की तरफ। अब पपेट्स को दिखाया जाता है जो कि अलग अलग जगह डिस्पर्स हो जाते हैं और ये अदर 8 आर्मीज लू फेंग के पास आने की तैयारी करने लगते हैं। यहाँ पे लू फेंग कितना भी कोशिश कर ले वो भाग नहीं सकता है। ये सभी 9 ग्रुप्स मिलकर लू फेंग पे एक सुटेबल डिस्टेंस बनाकर उसको घेरने की मारने की तैयारी कर रहे होते हैं। यहाँ पे लू फेंग ट्रैप हो चुका होता है। लू फेंग घबराया भी होता है और कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है। अब यहाँ पे लू फेंग की और आर्मी की डिस्टेंस थी वो यहाँ पे लू फेंग पे अटैक की जा रही थी। फिर में सीविका को दिखाया जाता है जो इन सबको देख रहा होता है, वो भी हैरान हो जाता
जाता है और स्टन होते हुए क्या आता है कि यहाँ पे कंटिन्यूसली में 20 एनर्जी अटैक्स को ब्लॉक कर सका है। यहाँ तक कि इसका फुल ब्लास्ट भी एक पाइनेकल ऑफिशियल जितना है। ये ह्यूमन सेक्टर ऐसा नहीं लगता कि ये ऑर्डिनरी है। इसने जो शील्ड यूज किया है वो अटैक को डॉज करने में किया है, उसको ब्लॉक करने में किया है। यहाँ पे फिर भी अनडैमेज है। अगर यहाँ पे कुछ और सील होता वो सच में टूट जाता। अब यहाँ पे मैं सिविका को दिखाया जाता है जो ऑर्डर करता है और कहता है कि यहाँ पे 3 आर्मी कंबाइन करके अटैक करो। पहले तो एक ही आर्मी कंबाइन करके अटैक करते लेकिन यहाँ पे 3 आर्मी को कंबाइन कर दिया गया था। अब दिखाया जाता है कि लू फेंग के सामने वो 9 आर्मीज उसको घेरना शुरू कर देती है। एक के बाद एक करके वो सब अटैक कर रहे होते हैं। लू फेंग वहां से निकल नहीं पा रहा होता है और लू फेंग उसी में ट्रैप होता जा रहा होता है। लू फेंग वहां पे 20 अटैक्स को विथस्टैंड कर देता है और यहाँ पे 9 आर्मीज जो कि कंबाइन होकर 3 आर्मीज को फॉर्म करके लू फेंग पे एक साथ अटैक कर रहे होते हैं। और ये सभी जितने भी होते हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। यहाँ पे लू फेंग कैसे भी करके सारे अटैक को विथस्टैंड कर रहा था। यहाँ पे तभी इन सबको देखकर सिविका ऑर्डर करता फिर से ट्रिगर द एनर्जी फ्लेम सिमुलेशन। हमें दिखाया जाता है कि एक ट्रैप फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर इस फॉर्मेशन में एक ट्रू पाइनेकल ऑफिशियल ट्रैप हो जाए तो यहाँ पे वो नहीं भाग सकता है। यहाँ पे वो कहता है कि बंदे यहाँ पे मैं इतनी सारी एनर्जी को वेस्ट कर रहा हूँ, इसके कारण तुम प्रूव होते हो कि तुम यहाँ कंपटीशन करने लायक और तुम जीनियस भी हो। देखा जाए तो ओरिजिनली यहाँ पे कंटिन्यूसली पपेट्स को यहाँ पे रिलीज करना भी एक घाटे का सौदा होता है। यहाँ पे जब उन सब मिलियंस ऑफ अटैक किए होते हैं तो लू फेंग के एक्सप्रेशन और भी चेंज हो चुके होते हैं। दिखाया जाता है कि वहाँ पे जितने भी होते हैं ऑटोमेशन पपेट्स वो सब जलने लगते हैं। उनमें से ग्लोइंग लाइट निकलती है, पावरफुल एनर्जी जो कि 90 मिलियन पपेट्स होते हैं उन सब में फैलने लगते हैं, जिसको देखकर तो लू फेंग के एक्सप्रेशन और भी ज़्यादा चेंज हो जाते हैं क्योंकि एक फ्लेम सिमुलेटेड ट्रैप फॉर्मेशन होता है। लू फेंग क्या आता है ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है। यहाँ पे कोई चीप मेटल लम्स नहीं है, यहाँ पे इनकी एनर्जी कोर बहुत ज़्यादा एडवांस है। अब देखा जाए तो इन सब को मिलाकर इन सब की वर्थ 100 मिक्स एलिमेंट्स के जितनी होती है उससे ज़्यादा भी हो सकती है। यहाँ तक पूरे को मिला दिया तो इसे फ्यू बिलियन मिक्स एलिमेंट्स भी कहा जा सकता है। लू फेंग स्टन हो जाता है। यहाँ पे लू फेंग डोमेन लॉर्ड प्राइमरी लीजन स्काई माउंटेन को पास किया था तो लू फेंग को 3 बिलियन पॉइंट्स मिले थे रिवॉर्ड के रूप में। लू फेंग ने सोचा था कि ये ऑलरेडी इम्प्रेसिव है, ये तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इस सीन को देखकर तो लू फेंग के भी होश उड़ चुके थे। 90 मिलियन F9 ग्रेड पपेट्स ये सभी हाईली एडवांस है, ये कोई ऐसे सस्ते मेटल से नहीं मरे हुए हैं। आखिर ये बंदा कौन है? और वो कहता है कि टाइवू और पॉइजन की टीम में जब मैं था तो वहां पर भी ऑटोमन वॉरियर ने अटैक किया था, लेकिन वो सब सिंपल पपेट्स थे, उनकी सिंपल स्कोर थी जो कि सिर्फ ठंडा हेल एनर्जी यूज करती थी। लेकिन यहाँ पे देखा जाए उन 90 मिलियंस के सामने तो कचरे के अलावा कुछ नहीं है। अब लू फेंग स्टन हो जाता, वो कहता है कि इसने अपने बिलियंस ऑफ मिक्स एलिमेंट्स को इजीली स्पेंड किया है। मतलब ये हुआ कि इसके पास बहुत सारा पैसा है और इनकी 9 आर्मीज की सिंपल जो कमांड अटैक होने वाली है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाली है। और फिर हमें देखा जाता है कि 900 पपेट्स बर्न होते हैं जो कि फ्लेम्स में जल रहे होते हैं और सभी एक में मिल जाते हैं। और दिखाया जाता है कि उनके जितने भी विमन्स होते हैं, जितने भी एक्सेस ब्लेड्स होते हैं वो सभी मिल जाते हैं और सडनली एक आर्मी जो कि 9 पपेट्स के साथ होती है लू फेंग पे अटैक करती है अपनी वेपन के साथ। दिखाया जाता है कि फ्लेम एनर्जी उनके ब्लेड से निकल रही होती है, लू फेंग की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, लू फेंग पे अटैक कर रहे होते हैं। मिलियन रेड लाइट लू फेंग की तरफ एक ही डायरेक्शन से बढ़ रहे होते हैं जो कि एक नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है लू फेंग का उसमें ट्रैप करने को। अभी से देख कर लू फेंग कहता है ये तो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। लू फेंग उस स्ट्रेंथ को मैच आउट नहीं कर सकता। लू फेंग उससे फाइट बैक करने की कोशिश करेगा तो लू फेंग उसमें ट्रैप हो जाएगा। लू फेंग उसमें ट्रैप हो गया तो लू फेंग उसमें से नहीं निकल पाएगा। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग वहां से गायब हो जाता है और देखो अभी कौन आया है, कोई और नहीं
ही उस सिल्वर विंग बीस्ट आ जाता है जो कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट होता है। अब ये सीन देखकर सीवीके हैरान हो जाता है, उसके एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाते हैं और वो क्या था, सिल्वर विंग एम्पर इस ह्यूमन सेक्टर लॉर्ड के पास एक्चुअली एक पपेट है जो कि इस सिल्वर विंग एम्पर को कंट्रोल कर रहा है। अब यहाँ पे उसे भी नहीं पता है कि ये लू फेंग ही है, उसे लगा कि ये कोई पपेट है जो लू फेंग को यूज कर रहा है और यहाँ पे शायद ये लू फेंग का कोई गार्डियन है जो कि लू फेंग को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब आगे चल के यहाँ पर किसी को पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पे लू फेंग ही वो गोल्डन हॉर्न बीस्ट है। सबको लगता है कि लू फेंग का वो गार्डियन या फिर लू फेंग ने उसको कंट्रोल किया हुआ है। देखा जाए तो हम लू फेंग ने उसको कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन लू फेंग का मेन बॉडी वही है। फिर हमें बताया जाता है कि इन 3 सालों में गोल्डन हॉर्न बीस्ट ने अपना सिल्वर विंग एम्पर से नाम बना लिया था, इस मेन कॉन्टिनेंट में अपना नाम बहुत ही ऊंचा कर लिया था। यहाँ पे ऑटमन यूथ सीवी का भी इसको देख लेता है और कहता है कि एक बंदा जो मेरे कंबाइंड आर्मी के अटैक को विथस्टैंड कर सकता है, ये जरूर एक एब्सोल्यूट जीनियस है, इसके पास भी सोल पपेट होगा, शायद इसी के कारण यहाँ पे सिल्वर विंग एम्पर का बॉडी कार्ड है। ऐसा लगता है कि इस ह्यूमन का बैकग्राउंड कोई छोटा मोटा नहीं है, इसका बैकग्राउंड बहुत बड़ा है। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग ने उसी विंग्स के बारे में बात होती है जिसको मैं स्किप करता हूँ, वो फिर से बार बार विंग्स के बारे में आ जा रही होती है। फिर सीवीके अपने दांतों को पीसते हुए कहता है कि कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स उसके पास ट्रेस हो सकते हैं, ऐसा लगता है कि मुझे अपना पूरा देना होगा। और यहाँ पे वो कहता है कि यहाँ पे अगर मेरी कोस्ट भी बड़ी क्यों ना हो लेकिन ये वर्थ इट होगी। फिर में लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अभी भी उनसे कंसर्न था। यहाँ पे वो जानता था कि यहाँ पे 9 मिलियन F9 ग्रेट पपेट्स हैं जो कि फॉर्मेशन बना के उस पर अटैक कर रहे हैं और ये सब अर्थ बॉडी नहीं होल्ड आउट कर सकती है। लू फेंग के पास भी यहाँ ट्रम्प कार्ड थी, यहाँ पे उसके पास बग आर्मी थी जो कि चाहता था लू फेंग यूज कर सकता है, लेकिन अभी लू फेंग इसको यूज नहीं करता है। फिर लू फेंग इन सब के बारे में सोचता है। अब देखा जाए एक अटैक बग आर्मी की तो यहाँ पे 1 मिलियन पपेट्स है जिनके पास 10,000 कोर से, और यहाँ पे कैसा F9 आर्मी से कंपैरिजन किया जाए बग आर्मी जहाँ पे वो इन सारे 8 आर्मीज पे अटैक करेंगे तो हर एक बग आर्मी में एक सेक्टर लोग पाइनिकल बंदा है। यहाँ पे उनकी डिफेंस नॉर्मल अंडाइन से कंपेयर की जा सकती है, यहाँ पे उनकी डिफेंस को कंपेयर नहीं किया जा सकता F9, और इसी कारण लू फेंग इसको यूज नहीं कर रहा होता क्योंकि इसमें लू फेंग का लॉस बहुत ज़्यादा होने वाला है। और अब फिर यहाँ पे लू फेंग इन सब के बारे में सोच रहा होता है। यहाँ पे लू फेंग इन सब के बारे में समझता है कि नुकसान भी है तो घाटा भी है, और यहाँ पे लू फेंग उन्हीं 9 आर्मी से घिरा हुआ होता है और वहीं पे लू फेंग का गोल्डन हॉर्न अपीयर हो जाता है। लू फेंग के पास अभी कोई भी चॉइस नहीं होता है और अब फिर हमें दिखाया जाता है लू फेंग को जो गुस्से में होता है और कहता है कि मैं यहाँ आउटर रीजन्स में लगभग 1000 साल में हूँ और मेरे पास कभी भी ऐसा सिचुएशन फेस करने को नहीं मिला है, ये ऑटमन इसे बहुत बुरी मौत दूंगा। और यहाँ पे लू फेंग अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट को ले आता है, वो अपने पंखों को फड़फड़ाता है और यहाँ पे दिखाया जाता है कि उसी वक्त वहां से फ्लैश होके उन सारे रेड लाइट्स को डॉज करता है। यहाँ पे साउ विंग्स के साथ लू फेंग के गोल्डन हॉर्न बीस्ट की फिजिकल एबिलिटीज, स्पीड और स्ट्राइक ट्रैवल बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है। दिखाया जाता है लू फेंग का गोल्डन हॉर्न बीस्ट बहुत ही जोर से हाउल करता है और भी गुस्से में लू फेंग अपने विंग्स को फ्लैप करता है। यहाँ पे वो उन्हीं F9 पपेट्स की तरफ आगे बढ़ता है और दिखाया जाता है कि वो उन सारे 8 पोस्ट की तरफ बढ़ता है और लू फेंग अपने यहाँ पे स्पीड को सबसे फास्ट रखता है, यहाँ पे उन पे अटैक करता है। अब दिखाया जाता है कि लू फेंग का बेस्ट अपने सब लाइट स्पीड पे आ चुका होता है और वो लगभग लाइट की स्पीड पे क्लोज आ चुका होता है। दिखाया जाता है कि ये मिलियंस F9 पपेट इनके एक्सेलरेशन स्लोअर है, वो लू फेंग के अर्थ बॉडी के साथ भी कंपेयर नहीं किया जा सकता है और गोल्डन हॉर्न बीस्ट तो लू फेंग के अर्थ बॉडी से भी ज्यादा फास्ट है। वो अपने स्ट्राइक ट्रैवल को यूज करता है अपने विंग्स के साथ और हमें दिखाया जाता है साउ विंग्स अपने फ्लिंग और डॉजिंग एबिलिटी को बहुत अच्छे से कर लिया होता है। अगर यहाँ पे लू फेंग का सामना पाइनिकल एम्पर से भी क्यों ना हो, जब तक उसके पास टेलीपोर्टेशन की एबिलिटी ना हो तो यहाँ
पे वो लूफेंग को नहीं पकड़ सकता है। अब दिखाया जाता है कि F9 पपेट्स भी लूफेंग को पकड़ना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे गोल्डन हॉर्नबिल एक्चुअली बहुत फास्ट होती है। वो अपने पंखों को फैलाती है, जोर से हॉल करता है और दिखाया जाता है कि उसके विंग्स एक्चुअली ब्लेड्स की तरह एक्ट कर रहे होते हैं और एक ही इंस्टेंट में दिखाया जाता है कि यहाँ पे जितने भी पपेट्स होते हैं वहाँ पे 10 मीटर टॉल हो जाते हैं। वो सभी मोस्टली 1000 किलोमीटर में गैदर हो रहे होते हैं और दिखाया जाता है यहाँ पे F9 पपेट्स फिर से लूफेंग के गोल्डन हॉर्नबिल पे अटैक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे साउ विंग्स के साथ उन सब पे वो भी अटैक कर रहा होता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है सीवी के जो इन सबको देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और क्या होता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। ये सभी F क्लास पपेट्स से जिनकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा स्टडी है, आखिर यहाँ पे एक ही झटके में इन सब अपनी मोबिलिटी को कैसे खो सकते हैं। यहाँ पे एक ही अटैक में 10,000 पपेट्स ने मूव करना छोड़ दिया। मतलब ये कि लूफेंग ने जब स्लैश मारा होता है तो यहाँ पे 10,000 पपेट्स भी यहाँ पे खत्म हो चुके होते, वो काम करना बंद कर चुके होते। फिर बताया जाता है कि गोल्डन हॉर्नबिल वहाँ पे हाउल करता है, अपने फ्लैप करता है विंग्स को। लूफेंग ने इनिशियली सोचा था कि वो यहाँ पे 100 पपेट्स को अटैक करेगा और यहाँ पे F9 बॉडीज के साथ लूफेंग की बॉडी डिस्ट्रॉय तो नहीं होने वाली है। फिर वो अटैक पे अटैक किए जा रहा होता है और यहाँ पे लूफेंग कहता कि तुम्हें यहाँ पे खुद पे रिग्रेट होगा कि आखिर तुमने मुझ पे क्यों ही अटैक किया। और लूफेंग का गोल्डन हॉर्नबिल जोर से हाउल करता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये सभी जितने भी इमोबिलिटी होते हैं वो खुद को रिपेयर भी तो नहीं कर सकते। यहाँ पे सबकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और दिखाया जाता है एक ही ब्लिंक ऑफ आई में यहाँ पे लूफेंग ने जितनों को भी डिसमेंटल किया होता है वहाँ के hundreds of thousands of F9 पपेट्स को कलेक्ट कर लेता है। मतलब कि यहाँ पे लूफेंग उन सबको डिसमेंटल भी करता जाता है, अपने वर्ल्ड स्पेस रिंग में रखता जाता है और यहाँ पे लूफेंग उन सबको लॉस भी दिखाना चाहता है कि बच्चे तुम मुझ पे अटैक तो कर चुके हो, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा नुकसान भी होने वाला है क्योंकि मैं तुम्हारे सारे पपेट्स को अपने पास रख लूंगा। और दिखाया जाता है यहाँ पे फिर से हाउल करता है। अब टाइम गुजरता है, यहाँ पे जितने भी होते हैं 1000 ऑफ पपेट्स उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। अब इसे देखकर सिविको को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो क्या आता है कि मेरे पपेट्स को लेने की इतनी हिम्मत, सिल्वर विंग एम्पर तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम इतने पावरफुल नहीं हो, तुम मेरे प्रॉपर्टी को इतनी आसानी से नहीं ले सकते हो, मैं तुम्हारे हाथों से हर एक चीज़ निकलवाऊंगा। और दिखाया जाता है कि वो एक स्किल को एक्टिवेट करता है जो कि 9 एब्सोल्यूट गॉड कंट्री होती है और हमें बताया जाता है कि उसके मास्टर जब एक एब्सोल्यूट ऑटोमन वॉरियर्स थे तो उन्होंने उसके यूनिवर्स को काउंटलेस ईयर्स तक एक्सप्लोर किया था और उनके पास भी एक एआई शिप थी। मास्टर उसको अपने ट्रू ब्रदर की तरह ट्रीट किया करते हैं। अब नॉर्मली देखा जाए तो इन सारे वेपन्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ऊंची पावरफुल होनी चाहिए। यहाँ पे जैसे कि साउ विंग्स को कंट्रोल करने के लिए लूफेंग को पहले फर्स्ट लेवल ऑफ नानसान 7 फॉर्म्स को सीखना पड़ता है, वैसे ही सीवी को ही इसको सीखने के लिए यहाँ के साथ फॉर्मिडा पावर को मैनिपुलेट करना आना चाहिए होता है। यहाँ पे ये 9 एब्सोल्यूट गॉड कंट्री और 9 शिप्स से कनेक्टेड होती हैं और 9 एब्सोल्यूट गॉड कंट्री में बनाने के लिए उसके मास्टर ने बहुत सारा पैसा और एनर्जी को स्पेंड किया होता है। फिर हमें मिड एयर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बेस्ट गोल्ड यहाँ पे उन सब की तरफ देख रहा होता है और सोचता है कि आखिर एनिमी छुपा कहाँ है। अब देखा जाता है सीवी का वहाँ पे खुद से अटैक नहीं कर रहा था, अपनी ऑटोमन आर्मी से लूफेंग पे अटैक कर रहा था और काउंटलेस F9 ऑटोमन सिर्फ लूफेंग के पीछे पड़े हुए थे। दिखाया जाता है कि फिर से लूफेंग विंग फ्लैश करता है और एक ही झटके में दिखाया जाता है कि 9 पिरामिड में वहाँ पे एक फर्स्ट टाइम प्रेशराइज निकलता है और लूफेंग यहाँ कहता है कि फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है कि इस आउटर रीजन में मैं मजबूर हूँ, मैं उस एनिमी को फाइट नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पे कहता है कि लेकिन फिर भी मैं इतनी आसानी से तुम्हें जाने नहीं दूंगा और लूफेंग का गोल्डन हॉर्नबिल उसी पिरामिड की तरफ जाने लगता है और दिखाया जाता है कि इन सभी पिरामिड्स में से कुछ क्लियरिंग पर्पल लाइट्स निकलते हैं। ये सभी पर्पल लाइट्स चारों डायरेक्शन में फैलने लगते हैं और ये स्पेशल वेपन की तरह लग रहा होता है जहाँ पे कोई भी इसको देख पा सकता है। अब बीच भी इसको भी देख लेता है जिनमें से काउंटलेस पर्पल लाइट स्प्रेड हो रही होती है, सभी डायरेक्शन में शॉर्ट होती है और यहाँ पे ये गोल्डन हॉर्नबिल को ट्रैप करने के लिए होता है। दिखाया जाता है कि यहाँ पे बीस्ट अपने विंग्स को फिर से
टैप करता है, वहां पे स्लैश करता है और दिखाया जाता है कि एक ही इंस्टेंट में यहाँ पे पिरामिड सारे कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वही स्किल से सारे पिरामिड एक दूसरे से गॉड कंट्री बनाते हैं। और दिखाया जाता है कि जैसे कि किसी का डोमेन होता है ना, वहाँ पे चारों तरफ से कवर अप कर दिया होगा, बीच में सिर्फ तुम ही बचे हुए, कहा जाए तो डोमेन नहीं बल्कि एक ऐसा चीज जहाँ पे आप बाहर नहीं जा सकते हो जब तक कि उन सारी चीजें पावर सोर्स को आप डिस्ट्रॉय ना कर दो। वैसे ही बन जाता है, दिखाया जाता है पूरा का पूरा स्काई लैंड सब चीज चेंज हो जाता है, सब चीज गायब हो जाता है, सिर्फ यहाँ पे पर्पल स्पेस ही बचता है जो कि एक्चुअली वो नाइट एब्सोल्यूट गॉड कंट्री के जैसा ही होता है। यहाँ पे गोल्डन और बीस भी उस नाइट एब्सोल्यूट गॉड कंट्री में फेल हो जाता है। यहाँ पे मैं सीन चेंज कर ब्लैक ड्रैगन माउंटेन 9 स्टार प्रे को दिखाया जाता है, जहाँ पे जीवजिन लू फेंग के लिए प्रे कर रही होती है। वो जानती थी कि आउटर रीजन में लू फेंग 1000 ईयर्स से रह रहा है। यहाँ पे लू फेंग को उसने कभी भी इतनी जल्दबाजी में नहीं जाते हुए देखा, इतना परेशान भी नहीं देखा था, इसलिए वो प्रे कर रही हो तो क्या थी गॉड लू फेंग को जरूर से जरूर प्रोटेक्ट करना। और हमें सीन चेंज कर उसी वक्त का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर डार्क यूनिवर्स में एक कम्प्लीटली ब्लैक ब्रेड शिप होता है, वो शिप के जैसा होता है। और अब फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे कैसा पावरफुल वॉरियर्स होते हैं, क्या थे योर मेजेस्टी। यहाँ पे हम लोग ट्रैवल पॉइंट से अभी भी कुछ दिनों की दूरी पर है। यहाँ पे वो कहते हैं योर मेजेस्टी ये आपका पहला टाइम है कि आप आउटर रीजन वॉर में जा रहे हैं और हम लोग अभी यांजी मेन कॉन्टिनेंट में जा रहे हैं। यहाँ पे कैसा पावरफुल वॉरियर्स होते हैं और यहाँ पे वो कहते हैं योर मेजेस्टी आप अभी एम्पर लेवल अंडा बने हैं, लेकिन एम्पर लेवल में भी आप अभी तक लो लेवल एम्पर है। यहाँ पे कई सारे आउटर रीजन्स में पाइनिकल एम्पर भी हो सकते हैं। अब यहाँ दिखाया जाता है, इसके बाद वो दोनों चुप हो जाते हैं और यहाँ पे एक लंबा ब्लैक आर्मर यूथ होता है जो कि एक स्टोन के जैसा स्टैचू लग रहा होता है, उसके कंप्लीटली बाल नहीं होते हैं। दिखाया जाता है कि उसमें से भी डिमोनिक ब्लैक एनर्जी निकल रही होती है। और यहाँ पे ब्लैक आर्मर यूथ कहता है कि यहाँ पे एक चांस लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, नई जो रिलेशन है डेमन रेस से वो बहुत ही अच्छी है और यहाँ पे मैं अपनी आइडेंटिटी को यूज़ करके यहाँ पे प्राइमर यूनिवर्स में जा सकता हूँ। और जबकि मैं यहाँ पे आ गया हूँ तो आखिर मैं यहाँ से पीछे कैसे जा सकता हूँ। तो यहाँ पे वो दोनों ऑफिशियल लेवल अनडाइन कहते हैं कि यस हम लोग समझ गए। तो यहाँ पे वो बंदा कहता है रिलैक्स करो, यहाँ पे लो लेवल एम्पर हूँ, यहाँ पे मेरे पास कई सारे टेक्निक्स होंगे, यहाँ पे कई सारे रेसेस के बाद भी होंगे, लेकिन वो लोग मुझे हरा नहीं पाएंगे और यहाँ पर मुझको मार पाना ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है, ये मेरी अपॉर्चुनिटी है, इसे मैं मिस नहीं करना चाहता हूँ। तो वो दोनों बंदे उनकी बातें बड़ी ध्यान से सुन रहे होते हैं और यहाँ पे ब्लैक आर्मर यूथ अपने वास्ट डार्क यूनिवर्स से बड़बड़ाते हुए कहता है यांजी मेन कॉन्टिनेंट मैं आ रहा हूँ। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आखिर वो बंदा कौन है और क्या लू फेंग का आगे चल के उससे सामना होने वाला है, क्या लू फेंग उसको मारने वाला है, आखिर वो बंदा कौन है जो कि यहाँ पे यांजी मेन कॉन्टिनेंट में आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं क्या लू फेंग उसको हरा पाता है या फिर नहीं। तब तक के लिए बाय।